हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है, ये आर इन्वायरमेंट। ओके, और ये चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और नोट्स की हेल्प से करूँगी। देखिए, नोट्स से क्या होता है ना, हमें बहुत ईजिली समझ में आ जाता है। आप देखोगे कि नोट्स में सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें आपको मेन कंटेंट आपका चैप्टर का मिल जाता है। और इसके साथ ही देखिए वर्ड्स जो हैं वो हाईलाइटेड हैं, और जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उससे आपको हेल्प ये मिलेगी कि जब आप एक बार इसको स्क्रॉल करके अपनी वीडियो को देखेंगे तो रिवीजन पर्पस से आपको जब ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा जो भी नोट्स में जो चीज़ें जो आपको समझनी है वो आपको ईजिली लर्न हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूंगा, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का सोशल साइंस से रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिल जाता है, और साथ ही आपको फ्यूचर में साइंस का भी मिलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन में कि इन्वायरमेंट से क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए जो अर्थ है वो होम है ह्यूमन बींग्स का और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, यानी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो इन सभी का जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो एक घर है। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल लिविंग कंडीशंस विच मेक अप देयर इन्वायरमेंट। अच्छा, सेकंड पॉइंट इस चीज़ को क्लियर कर रहा है। अगर आपसे पूछे कि अर्थ में ही क्यों घर है, ठीक है, क्यों होम है ह्यूमन बींग्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो इसका आंसर ये है क्यों अदर प्लैनेट्स में क्यों नहीं है। तो इसका आंसर ये है क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस फेवरेबल लिविंग कंडीशंस हैं। देखिए, किसी भी इंसान को या किसी भी जीव जंतु को जीने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, ठीक है, जैसे खाना हुआ, पानी हुआ, ऑक्सीजन हुआ। तो आप देखोगे कि अर्थ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, यानी प्रेजेंट है। तो इसी को हम बोलते हैं फेवरेबल लिविंग कंडीशंस, यानी ऐसी कंडीशंस जो आपके जीने के लिए फेवरेबल हों, ठीक है, आपके फेवर में हों। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, तो ये है मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट शब्द जो है इसका करेक्ट मीनिंग क्या है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, जब हम टर्म इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हम सीधे बोलते हैं कि जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, यानी जो भी एक्सटर्नल कंडीशंस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म लिव करता है यानी जीता है, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। अगर हम एकदम इसका ओरिजिन वर्ड में जाएं, इसका रूट वर्ड कहाँ से आया है, तो ये एक फ्रेंच वर्ड है और फ्रेंच वर्ड के इन्वाइनर से आया है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है सराउंड, यानी आपकी सराउंडिंग कैसी है, आपके चारों तरफ का वातावरण कैसा है। तो इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब, यानी इन्वाइनर जो शब्द है वो इन्वायरमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये डिस्क्राइब कर रहा है एवरीथिंग सच एज प्लेसेस, थिंग्स, पीपल, नेचर एक्सेट्रा। अगर आप अपने चारों तरफ देखो तो आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी, जैसे प्लेसेस आपको तरह तरह की जगह नजर आएंगी, थिंग्स, ठीक है, आपको चीज़ें नजर आएंगी, पीपल यानी दूसरे लोग नजर आएंगे, और नेचर यानी प्रकृति भी आपको नजर आएगी। इसके साथ ही और चीज़ें भी आपको नजर आएंगी। तो वो सारी की सारी क्या है, आपकी सराउंडिंग है, यानी आपका इन्वायरमेंट है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स थिंग्स क्रिएटेड बाई ह्यूमन बींग्स। इसके साथ ही जो भी चीज़ें ह्यूमन बींग्स ने बनाई हैं, ठीक है, देखिए कुछ तो हमें नेचर के थ्रू मिली हैं और कुछ ह्यूमन बींग्स ने खुद कंस्ट्रक्ट करी हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, लैंड है, लैंड तो नेचर ने ही दिया है, बट जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करी हैं वो ह्यूमन बींग्स ने करी हैं। तो वो भी एक तरह की हमारी सराउंडिंग है, हमारा इन्वायरमेंट है, चाहे वो नेचर के द्वारा हो चाहे ह्यूमन बींग्स के द्वारा हो। अच्छा, ज्योग्राफी डील्स विद द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इसके साथ ही ज्योग्राफी में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, पर उसके वेरियस कंपोनेंट्स, यानी उसके जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में भी हम बहुत कुछ पढ़ते हैं। इट ऑल्सो स्टडीज, ठीक है, तो वेरियस कंपोनेंट्स से क्या मतलब है, यहाँ पे से ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो हम उन सब के बारे में भी पढ़ते हैं। इट ऑल्सो स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड द इन्वायरमेंट। इसके साथ ही हम ये भी पढ़ते हैं कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स और उनके वातावरण, यानी ह्यूमन बींग्स और उनके इन्वायरमेंट के बीच में किस तरह से इंटर रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता है, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, तो ये है जियोग्राफिकल एलिमेंट्स। हमारे ज्योग्राफिकल में अगर हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, देखिए ज्योग्राफी में हम बेसिकली अर्थ के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, तो बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे, ओरिजिन के हिसाब से जो जियोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं इनको दो पार्ट्स में यानी दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। बहुत सिंपल है, सीधी सी बात, जैसे मैंने आपको पहले बोला, नेचुरल और ह्यूमन, ठीक है, जो नेचर ने चीज़ें दी हमें और जो ह्यूमंस ने बनाई। तो यहाँ पे वही चीज़, उन्हीं एलिमेंट्स की बात हो रही है। एक होते हैं आपके नेचुरल एलिमेंट्स, यानी उत्पत्ति के हिसाब से, ओरिजिन के हिसाब से। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, याद रखिएगा, आपसे मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट पूछा जा सकता है, ठीक है, और आपसे फिर इसके बाद ओरिजिन यानी जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का
वो पूछा जा सकता है। तो ओरिजिन के बेस पे दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल एलिमेंट्स और एक होता है ह्यूमन मेड एलिमेंट्स। देखिए नेचुरल नाम से समझिए, ऐसा नहीं कि आपको रीड करना पड़े या बहुत रट्टा मारना पड़े, ऐसा नहीं है। आप शब्द को देखिए, आप मीनिंग उसको वर्ड को देखिए और आपको वर्ड से ही उसका समझ में आ जाएगा मीनिंग, ठीक है। नेचुरल का मतलब ही नेचर के थ्रू, यानी गॉड गिफ्टेड। तो गॉड के द्वारा गिफ्टेड जो भी चीज़ें आपको मिली है, यानी प्रकृति के द्वारा जो भी देन आपको मिली है, जैसे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, वेजिटेशन है, एनिमल्स हैं, एक्सेट्रा। और याद रखिएगा इसे नेचर ने क्रिएट किया है, यानी नेचर ने आपको दिया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, ठीक है, आपसे कोई पैसे नहीं लेती। तो इनको हम बोलते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। देखिए नदियों से, पहाड़ों से, वेजिटेशन यानी पेड़ पौधों से बहुत सारा हमारा इन्वायरमेंट बनता है, ठीक है, तो उसे हम नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं। अच्छा, इट इंक्लूड्स द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। अच्छा, नेचुरल में भी याद रखिएगा इसमें दो तरह के होते हैं, इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए बायोटिक का मतलब मैं आपको सीधे बस सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। बायोटिक मतलब जो चीज़ें जिंदा हैं, ठीक है, जिनमें जान है, जिनमें जो लिविंग है, और अबायोटिक जो नॉन लिविंग है। तो आप देखोगे नेचुरल में भी आपको लिविंग और नॉन लिविंग मिलेगा, जैसे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ठीक है, जो पत्थर होंगे माउंटेन्स में, रॉक्स होंगे, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके अबायोटिक हैं, ठीक है, नॉन लिविंग है। इसके अलावा देखिए आप जो नेचुरल एलिमेंट्स में जैसे आप वेजिटेशन, एनिमल्स देख रहे हैं, पेड़ पौधे एनिमल्स हैं, तो ये क्या है, ये लिविंग है, यानी बायोटिक में आते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट ह्यूमन मेड एलिमेंट्स पे, ठीक है। तो देखिए ह्यूमन मेड एलिमेंट्स का मतलब है जिन्हें मनुष्य ने बनाया है, ठीक है, अपनी स्किल को यूज़ करके, अपने कैपिटल, अपने पैसों को यूज़ करके उन्होंने कुछ चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किया है, कुछ बनाया है, जिसकी वजह से उन्होंने एक इन्वायरमेंट, एक कह सकते हो नेचुरल तो नहीं बट आर्टिफिशियल एक इन्वायरमेंट आपको प्रदान किया है। तो इसमें है आपका एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, सेटलमेंट्स हैं, किस तरह से लोगों को सेटल किया गया है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट करी हैं और इसी वजह से इनके द्वारा जो वातावरण बनाया जाता है, जो इन्वायरमेंट ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि वो नेचर ने तो हमें दिया नहीं, वो ह्यूमन ने बनाया अपनी स्किल के द्वारा। तो जैसे बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो ये सब जो है इस तरह का इन्वायरमेंट जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है उसे हम बोलते हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब यहाँ पे देखिए आपका टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और टाइम टू टाइम आप देखोगे कि टाइम टू टाइम क्या हुआ है और प्लेस टू प्लेस चीज़ें चेंज हुई हैं। दिस चेंजेस टेक प्लेस ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ये दोनों तरह के जो वातावरण है, नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ये टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज हुए हैं और ये एक नेचुरल प्रोसेस की किस तरह से जब दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं, ठीक है, तब किस तरह की चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आप सम ऑफ देम आर एज अंडर, तो किस तरह के चेंजेस की हम बात कर रहे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखिए क्या चेंजेस आते हैं, जो लैंड फॉर्म्स हैं वो मॉडिफाइड कर दिए गए हैं, ठीक है, पहले वो नेचुरल थे, अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा लैंड फॉर्म्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। इसके बाद है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में अब जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो चेंज हुई हैं, और ये चेंज इसलिए हुई है जब ह्यूमन नेचुरल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आया। एवरी डे जो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स आप देखोगे धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहे हैं या फिर न्यू स्पीशीज जो है वो इन्वॉल्व हो रही हैं। तो ये भी जब ह्यूमन और नेचुरल इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन होता है तो ये चीज़ें भी हो रही हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, बहुत नेगेटिव चेंजेस भी इस चीज़ के होते हैं। आप देखोगे कि नेचर किस तरह से डिस्ट्रॉय भी हो रहा है धीरे धीरे। आप ग्लोबल वार्मिंग देख सकते हो, ठीक है, किस तरह से टेम्परेचर धीरे धीरे बहुत हाई हो रहा है। फिर है द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स वॉज ड्यू टू चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, और इस तरह से जो इवोल्यूशन है ह्यूमन बींग्स का वो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस के द्वारा ही हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, तो ये है नेचुरल इन्वायरमेंट। तो हम नेचुरल इन्वायरमेंट को थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव वे में समझते हैं। तो ये वही है कि बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स को समझाया गया यहाँ पे। तो बायोटिक कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया था लिविंग थिंग्स, ठीक है, यानी प्लांट्स एनिमल्स हैं, और अबायोटिक कंपोनेंट्स में आपके एयर वाटर और सॉइल आते हैं। अच्छा, हमने ये चीज़ बहुत बार पढ़ी है कि 4 मेजर डोमेन्स होते हैं अर्थ के, ठीक है, अर्थ पे 4 मेजर डोमेन्स होते हैं। 4 तरह के मेजर डिपार्टमेंट्स या क्लासिफिकेशन कह सकते हो आप अगर अर्थ का करें तो। इसमें आपके लेयर्स कह सकते हैं, तो इसमें लिथोस्फेयर आता है, हाइड्रोस्फेयर आता है, एटमोस्फेयर आता है और बायोस्फेयर आता है। अच्छा, आप इनको वर्ड से समझ सकते हो थोड़ा सा। लिथोस्फेयर मतलब लैंड वाला एरिया, हाइड्रो मतलब पानी वाला एरिया, और एटमॉस्फेयर मतलब हवा वाला एरिया, और बायोस्फीयर हम थोड़ा सा नेक्स्ट आगे समझेंगे, यानी इन तीनों को जब मिक्स करते हैं तो उसको कह सकते हैं बायोस्फीयर।
तो लिथोस्फीयर पहले स्टार्ट करते हैं। तो लिथोस्फीयर देखिए रॉकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है अर्थ की, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। जो पथरीला अर्थ का बाहरी हिस्सा होता है, जो क्रस्ट होता है, अपर पार्ट होता है मेंटल का, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर का मतलब ही रॉकी क्रस्ट होता है, यानी इसमें इंक्लूड है आपका क्रस्ट, ठीक है। 3 लेयर होती है ना अर्थ की, कोर, मेंटल, क्रस्ट, ठीक है। कोर इनसाइड वाली होती है, मेंटल बीच वाली, और क्रस्ट सबसे आउटर वाली। तो क्रस्ट और अपर पार्ट जो होता है मेंटल का, वो इसमें लिथोस्फीयर में आता है। एवरेज थिकनेस आप देखो, मोटाई देखो लिथोस्फीयर की कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है डिस्टेंस में किलोमीटर में, तो ये 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें सारे रॉक्स और मिनरल्स इस लेयर में आपको मिलेंगे। जो अपर मोस्ट पार्ट होगा लिथोस्फीयर का, उसमें एक थिन लेयर जो होती है वो सॉइल की भी बनती है, और जो पत्थर होते हैं वो टूट टूट के, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स उनके सॉइल को बनाते हैं, और इसमें बहुत साल का टाइम लगता है। लिथोस्फीयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि इसमें ये आपको लैंड प्रोवाइड कर रही है, और लैंड में ही आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो, घर बनाते हो, रोड्स बनाते हो, फैक्ट्रीज ओपन करते हो, और साथ ही साथ आप एग्रीकल्चर भी करते हो। तो इस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। इसके बाद देखिए इसमें आपको बहुत सारे मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज भी मिलते हैं, ठीक है। जैसे भी मिनरल्स हो, कोल हो, ठीक है, डायमंड है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी सब आपको इसी लेयर में मिलती हैं। अब आते हैं हाइड्रोस्फीयर में, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर जैसे मैंने बताया था पानी से रिलेटेड है, ठीक है। तो जहाँ अर्थ सरफेस पे वाटर प्रेजेंट है उसको रेफर करते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर जो हैं वो प्रेजेंस होते हैं, जैसे ओशन है, सीज हैं, बेज हैं, बे ऑफ बंगाल है ना, जैसे खाड़ी, तो वो भी एक वाटर बॉडी होती है। लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ठीक है, झरने हैं आपके, लेक्स हुई, ठीक है, झीलें, रिवर्स एक्सेट्रा, तो ये सब हाइड्रोस्फीयर के फॉर्म होते हैं। अच्छा, जो वाटर जो है वो बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के नीचे जो वाटर प्रेजेंट है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। ग्राउंड मतलब जमीन के नीचे, ठीक है। और वाटर सपोर्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जो वाटर है वो सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ को सपोर्ट करता है। यानी देखिए एनिमल्स को भी वाटर चाहिए, बर्ड्स को भी चाहिए, और ह्यूमन बींग्स को भी चाहिए। तो जो जिंदा चीज़ें हैं, प्लांट्स हैं, तो उन सबको भी वाटर चाहिए। तो इन सब की लाइफ को सपोर्ट करता है वाटर। अच्छा, वाटर 3 फॉर्म में पाया जाता है, ये बहुत कॉमन है और आपने कई बार पढ़ा है, तो ऐसा नहीं है, बहुत याद करने वाली ज़रूरत है, एकदम कॉमन चीज़ है। तो वाटर 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, एक सॉलिड यानी आइस, ठीक है, बर्फ़, लिक्विड यानी वाटर फॉर्म में, और गैसेस फॉर्म में वाटर वेपर यानी भाप जो बनती है। पानी को जब आप बहुत बॉईल करते हो तो वो वाटर वेपर बन जाता है, तो वो भी एक तरह की गैस फॉर्म होती है। फ्रेश वाटर जो है देखिए वो अवेलेबल है लैंड में थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, और जो फ्रेश वाटर हमें अवेलेबल रहता है लैंड में वो वाटर साइकिल की हेल्प से रहता है, ठीक है। किस तरह से ये जो वाटर वेपर है वो किस तरह से कन्वर्ट होता है लिक्विड फॉर्म में या आइस फॉर्म में, तो यही पूरा वाटर का प्रोसेस होता है। इसके बाद आते हैं एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर का मतलब हवा है, एयर है। तो एनवलप पूरा का पूरा लिफाफा कह सकते हो, चारों तरफ जो आपके एकदम एक लेयर पूरी की पूरी पाई जाती है एयर की सराउंडिंग में अर्थ की, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एग्जैक्ट थिकनेस देखिए किसी को पता नहीं है कि एग्जैक्ट थिकनेस कितनी है इसकी, किस लेयर तक कहाँ तक पाई जाती है, कितने किलोमीटर तक, तो ये कंफर्म नहीं है। एटमॉस्फेयर जो है इज हेल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, अर्थ के चारों तरफ ये जो एटमॉस्फेयर जो ये हवा का वातावरण पाया जाता है ये ग्रेविटी फोर्स की वजह से होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एटमॉस्फेयर जो ये पाया जाता है किस फोर्स से बंधा हुआ होता है, तो ये है ग्रेविटी, ठीक है, फोर्स है ग्रेविटी। एटमॉस्फेयर में और क्या क्या कंटेन्स है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर कंटेन्स लाइफ गिविंग ऑक्सीजन। तो एटमॉस्फेयर में आपको ऑक्सीजन मिलती है जो कि बहुत ही एसेंशियल है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, और भी अदर गैसेस, नाइट्रोजन है, ठीक है, आर्गन है, और भी अदर गैसेस पाई जाती हैं, और परसेंटेज के हिसाब से ये अलग अलग गैसेस पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर में। कुछ हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं तो कुछ हार्मफुल भी हैं। तो देखिए जो ऑक्सीजन होती है वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए बहुत एसेंशियल है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ह्यूमन जो है इनहेल करता है ऑक्सीजन और एक्सहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट्स जो है वही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हो एक साइकिल चलती है। एटमॉस्फेयर इसके साथ ही हमें सन की हार्मफुल जो रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनसे भी हमें बचाता है। इसके नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, इट कंट्रोल्स द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग डे और नाइट। एटमॉस्फेयर इसके साथ ही डे और नाइट का जो टेम्परेचर है, जो एक्सट्रीम कभी बहुत ही गर्म हो जाता है, बहुत ठंडा होता है, उससे भी हमें सेव करता है, बचाता है। और ये थोड़ा आप कह सकते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा ये चीज़ होती है, जो आप हायर क्लासेस में और पढ़ोगे। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? देखिए बायोस्फीयर जब हमारा लिथोस्फीयर यानी ज़मीन वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया, हाइड्रोस्फीयर पानी वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया, और एटमॉस्फेयर हवा वाला जो एरिया था वो कंप्लीट हमने कर लिया, तो एक नैरो जोन, एक ऐसा एरिया नैरो जोन जो कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर
जहाँ मीट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये तीनों जो स्फीयर है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जहाँ मिलते हैं या इंटरेक्ट करते हैं, उस जोन को हम बायोस्फीयर कहते हैं। जैसे मैंने बोला था कि इन तीनों का मिक्स होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मीट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उस जोन को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, याद रखिएगा। अच्छा, वर्ड जो बायोस्फीयर है ये कहाँ से आया है? तो ये बायोस्फीयर जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड बायोस से आया है, ठीक है। और बायोस का मतलब होता है बायोस्फीयर। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, तो ग्रीक वर्ड से आया है। और बायोस्फीयर जो है, एक बार ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है, तो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो ये वर्ड बायोस से आया है, ग्रीक वर्ड बायोस से, बायोस्फीयर, और इसका मीनिंग होता है लाइफ। और ये लैटिन वर्ड है यहाँ पे स्पेरा, ठीक है। ग्रीक वर्ड बायोस है जिसका मीनिंग होता है लाइफ, और जो स्पेयर वर्ड है, ठीक है, वो है आपका लैटिन वर्ड स्पेरा से आया है, जिसका मतलब होता है टोटल रेंज, की टोटल रेंज कितनी है जहाँ तक ये एरिया पाया जाता है। ये जो स्पेयर है ये सपोर्ट करता है लाइफ को, एंड इज दस कॉल्ड द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। ये जो स्पेयर है ये लाइफ को सपोर्ट करता है और इसी वजह से लिविंग वर्ल्ड भी कहते हैं। बायोस्फीयर में कौन कौन सी चीज़ें आती है? तो इसमें आपके प्लांट, एनिमल किंगडम आते हैं। बायोस्फीयर जो है साइज में छोटा होता है, बट एस्टिमेट आप करो लगभग तो 15 लाख डिफरेंट स्पीशीज़ जो है ऑर्गेनिजम्स की वो इसमें पाई जाती हैं। बायोस्फीयर इसके साथ ही हमें प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स और रिसोर्सेज और सी साइल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करता है, जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। इस वजह से आप देख सकते हो कि बायोस्फीयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट हेडिंग है इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम क्या है? ऑल ऑर्गेनिजम्स वेदर बिलोंगिंग टू द प्लांट और एनिमल किंगडम्स, जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, विद ईच अदर एंड आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर, और जब वो एक दूसरे से, देखिए फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं कि सारे ऑल ऑर्गेनिज्म जो भी धरती पे पाए जाते हैं, आप देखोगे वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जैसे एनिमल्स प्लांट पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, ठीक है, और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो प्लांट एनिमल किंगडम दोनों पे डिपेंडेंट है अपने फूड को प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह से जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, तो दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। तो वो क्या करते हैं, जब इस तरह की इंटरडिपेंडेंसी है तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो एक फिजिकल इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं। और इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है इंटरेक्शंस का बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यानी वो एक दूसरे पे भी डिपेंडेंट हैं, जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं, और एक पर्टिकुलर एरिया में जब वो रहते हैं तो उस एरिया को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अच्छा, ये जो साइज होता है इकोसिस्टम का वो वेरी कर सकता है, छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल है रेन फॉरेस्ट। तो रेन फॉरेस्ट में देखिए जो भी एनिमल्स रहते हैं एक दूसरे पे भी इंटरडिपेंडेंट होंगे, डिपेंड करेंगे, साथ ही वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से भी तो रिलेट करेंगे। यानी रेन फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो अपने अपने पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं तो उससे भी कनेक्ट करेंगे, और साथ ही एनिमल्स और प्लांट्स आपस में भी इंटरडिपेंडेंट हैं। तो रेन फॉरेस्ट में आपको वैरायटीज़ मिल जाएंगी, ठीक है, एनिमल्स की भी और प्लांट स्पीशीज़ की भी। तो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो उनका रेन फॉरेस्ट है वो एक इकोसिस्टम है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ मिलती हैं। ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, और स्मॉल एज अ पॉन्ड जो तालाब भी होता है उसमें भी आप देखो कि वैरायटी ऑफ स्पीशीज प्लांट्स की मिल जाएंगी और आपको एनिमल्स भी मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। तो वो क्या है, उन जानवरों के लिए या उन पौधों के लिए वो एक तरह का इकोसिस्टम है उनका। जैसे कि एग्जांपल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे पॉन्ड का, तालाब का। तालाब भी एक इकोसिस्टम है, क्यों? क्योंकि उसमें फिश होती हैं, फ्रॉग्स होती हैं, एल्गे, ठीक है, वाटर लिलीज होती हैं। एल्गे देखिए एक तरह की काई होती है, ठीक है, आपने देखा होगा हरे हरे, बिल्कुल हरे हरे पौधे से होते हैं, और वो रियल में पौधे ही होते हैं, बट आपको लगेगा कि शायद ये गंदगी है पानी में। तो एल्गे है, वाटर लिलीज हैं, और अदर स्पीशीज जो हैं जो कि रहती हैं पानी में, ठीक है, अराउंड द पॉन्ड। और इसके अलावा जो पॉन्ड के अराउंड भी जो वातावरण होगा उस सबको मिला के ही इकोसिस्टम, पॉन्ड का इकोसिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स भी रह रहे हैं और साथ ही पॉन्ड के चारों तरफ भी जो भी फिजिकल इन्वायरमेंट है वो भी अवेलेबल है। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट देखिए, ह्यूमन बींग्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्वायरमेंट का, जहाँ वो रहते हैं, जिंदा रहते हैं, और दे आर टू एन एक्सटेंट इन्फ्लुएंस बाय द इन्वायरमेंट, और वो भी इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, उन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बट वो ये भी है कभी कभी अडेप्ट कर लेते हैं उस इन्वायरमेंट को, अगर अडेप्ट नहीं कर पाते तो उसको मॉडिफाई कर लेते हैं अपनी नीड के बेसिस पे, और ये करते हैं वो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के द्वारा, ठीक है, टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट के द्वारा और अपनी स्किल्स के द्वारा वो चीज़ों को या तो अडेप्ट कर लें, और पॉसिबल नहीं है तो फिर उसको मॉडिफाई कर लेते हैं इन्वायरमेंट को। दे हैव सक्सीडेड इन कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग नेचर, और आप धीरे धीरे देखोगे उन्होंने किस तरह से ह्यूमन ने नेचर को पूरा कंट्रोल कर लिया और उसको डोमिनेट करना भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, उस पर हावी होना स्टार्ट कर दिया है।
अब आते हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो अर्ली ह्यूमंस ने एडजस्ट करना सीखा था देमसेल्व्स विद द सराउंडिंग्स इन विच दे लिव्ड। तो पुराने समय में जो अर्ली ह्यूमंस थे वो अपने आप को एडजस्ट करते थे, ठीक है, सराउंडिंग्स के हिसाब से। बट दे स्टार्टेड डेवलपिंग टेक्निक्स एंड न्यू वेज टू यूज द एनवायरनमेंट। बट धीरे धीरे टेक्निक्स डेवलप होने लगी जिससे कि नए नए तरीके इस्तेमाल होने लगे कि किस तरह से इन्वायरमेंट को यूज़ किया जाए। जब इन्वेंशन हुआ व्हील का यानी पहिए का, फूड प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर करना, एक्सचेंज होने स्टार्ट हुआ सरप्लस गुड्स का। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, अगर आपके पास कोई गुड्स एक्स्ट्रा है तो उसको एक्सचेंज कर दो, सेल कर दो। विथ अदर्स हेल्प देम टू प्रोग्रेस, जिसकी वजह से दूसरे लोग भी प्रोग्रेस कर सकें। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ, ह्यूमन स्टार्टेड प्रोसेसिंग वेरियस रॉ मटेरियल्स टू मीट देयर नीड्स। इसके बाद ह्यूमंस ने भी स्टार्ट कर दिया, प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर दिया, रॉ मटेरियल्स, डिफरेंट डिफरेंट तरह के रॉ मटेरियल्स प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया जिससे कि जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो सकें। फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और नाम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। ठीक है, और ये यूरोपियन कंट्रीज़ में स्टार्ट हुआ था। तो जब इंडस्ट्री सेटअप हुई हर चीज़ की, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया गुड्स का, और रॉ मटेरियल यहाँ सप्लाई होने लगा। मशीन की हेल्प से वो एक फिनिश प्रोडक्ट बन के मार्केट में सेल होने लगा। इसके बाद ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी काफ़ी इम्प्रूव्ड हुआ, और वर्ल्ड जो है पूरा का पूरा वर्ल्ड एक फैमिली की तरह रहने लगा। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, किस तरह से ह्यूमन और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन होता है। तो हमने ये सारे डेवलपमेंट्स के बाद देखिए फिजिकल इन्वायरमेंट जो है स्टिल हमें प्रोवाइड करता है ह्यूमन बींग्स को मटेरियल नीड्स। आप प्राइमरी एक्टिविटीज़ देखो, जैसे कि नेचर जो हमें प्रोवाइड करता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, जैसे फिशिंग है, फार्मिंग है, फॉरेस्ट्री, माइनिंग। तो ये हमें ऐसा नहीं है कि कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं या बहुत ज़्यादा आपको साइंटिफिक स्किल्स की ज़रूरत होती है। नेचर ने आपको लैंड दिया, आप फार्मिंग कर लीजिए, तालाब दिया, आप मछलियाँ हैं उसमें, फिशिंग कर लीजिए, उसको सेल कर लीजिए, तो अपना लाइवलीहुड आप अर्न कर सकते हो। स्टिल फूड एंड रॉ मटेरियल्स विदाउट विच एडवांस सोसाइटीज कैन नॉट सर्वाइव एंड प्रोग्रेस। इसके साथ ही नेचर हमें फूड और रॉ मटेरियल्स ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जिससे कि हम ईजिली जो है वो सर्वाइव और प्रोग्रेस कर सकते हैं, और ये चीज़ें ना हो तो शायद मुश्किल हो जाए सर्वाइव करना। ह्यूमन बींग्स जो हैं और उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं ग्रेटेस्ट डेंजर टू द इन्वायरमेंट। जो ह्यूमन बींग्स और उनकी एक्टिविटीज़ के द्वारा, जो स्किल्स और टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी वो इन्वेंशन करते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा पॉजिटिव वे में शायद हमारे लिए यूज़फुल हो, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल हो, बट वो नेचर के लिए बहुत डेंजर होता है। और बाद में आपको समझ में आएगा कि अगर नेचर ही नहीं रहा, इन्वायरमेंट ही नहीं रहा, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे। तो ये चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में। ह्यूमन ने देखिए जो भी चीज़ें आजकल डेवलप कर रही हैं टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक डेवलपमेंट की वजह से, एक जगह आप देखोगे कि उसकी वजह से देखिए ओवर पॉपुलेशन भी हुई है, अर्बनाइजेशन भी हुआ है, शहरीकरण, धीरे धीरे गांव जो है वो शहर बन गए। और आज शायद आप जाओ तो शायद आपको गांव, आपका गांव जो पहले आपको दिखने को मिलता था 10-20 साल पहले, वो आपको गांव लगेगा ही नहीं। तो इस तरह से शहरीकरण हो गया, एक तरह से वो शहरों में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, डेवलपमेंट हुआ है, बट आप देखो कि प्राकृतिक जो एक इन्वायरमेंट होता था वो शायद खत्म हो गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत हुआ है, इंडस्ट्रीज बहुत सेटअप हुई हैं, इसकी वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हुआ है। एक परफेक्ट बैलेंस बहुत ज़रूरी था नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच में, यानी आपको समझ तो आया कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है और ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है। पर आज के समय में ह्यूमन ने इतना टेक्नोलॉजी कर दी है कि नेचुरल इन्वायरमेंट आपको दिखता ही नहीं है कहीं। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जो हेल्प कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट एंड प्लानर्स आर वर्किंग टू सॉल्व द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स फेसिंग द वर्ल्ड। तो ये सारे लोग जो हैं ग्रुप्स में, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वर्क कर रही हैं जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, देखिए पहले आपने खुद ही इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करी, अब आप उसको सॉर्ट आउट करने के जो है वो प्लानिंग कर रही हैं, क्या क्या कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड एंड लर्न टू लिव एंड यूज द एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए पहले इंडस्ट्री सेटअप करना, फिर पोल्यूशन करना और उसके बाद सोल्यूशन ढूंढना, इससे अच्छा तो बेहतर उपाय ये है ना कि आप उस चीज़ को करो ही मत, ठीक है, उसको पॉल्यूट ही मत करो, जिससे इस तरह की प्रॉब्लम आए कि नेचर आपका डिस्ट्रॉय हो, और नेचर डिस्ट्रॉय हुआ तो आप भी होगे एक दिन। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आज ये सीखना कि किस तरह से हम मिलजुल के रह सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ और उसको सेव कर सकते हैं। ओनली देन विल बी अ बैलेंस इन नेचर बी मेंटेन, और इसी तरह से एक बैलेंस जो है नेचर में वो मेंटेन हो सकता है। और कि एक एग्जांपल ही हो सकता है, अगर आप प्लांट्स को, ट्रीज को काट रहे हो तो उनकी जगह और 2-3 प्लांट आप ग्रो करो, ट्रीज ग्रो करो, ठीक है, जिससे क्या होगा एक बैलेंस पूरा का पूरा जो नेचर में वो मेंटेन रहेगा। तब आप कह सकते हो कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो सेव रहेगा और आपको हार्म भी नहीं करेगा। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।